क्या भारत के सामने दो खतरे हैं जो करीब आते जा रहे हैं, या दो चुनौतियां हैं जिन्हें भारत अपनी कुशलता से निपटाएगा भी और उसके बाद चमकेगा भी। पहला खतरा 48 घंटे के भीतर 2 बार आए पाकिस्तानी ड्रोन्स, वो भी ऐसे समय में जब सेना अध्यक्ष कह रहे हों कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी चल रहा है। ड्रोन्स, पैराग्लाइडर्स और जेन जी आतंकी आतंकवाद के नए चेहरे हैं, इस बात में संदेह नहीं होना चाहिए। और जब खतरा सामने है तो भारत की तैयारी सीमा पर क्या है, यही जानेंगे आज के शो में। साथ में जानेंगे दूसरे खतरे के बारे में, या चुनौती, वो खतरा जो डिप्लोमेसी का है। ट्रंप का मुंह खुलते ही प्रतिशतों में बात होती है, वो प्रतिशत और टैरिफ की बात करते हैं। तो क्या अमेरिकी लालच के चक्कर में भारत के चावल का नुकसान हो रहा है? खतरा ब्रिक्स देशों पर भी है, खतरा भारत के इन्वेस्टमेंट पर भी है। हम टटोलेंगे कि इन खतरों से निपटने की तैयारी क्या है। जानेंगे कि ईरान के हालात ने भारत की विदेश नीति के सामने क्या नई चुनौती खड़ी कर दी है। बात करेंगे ईडी वर्सेस टीएमसी केस की भी। ईडी को क्यों हम कुछ ले ही नहीं गए तो सुरक्षित क्या रखें जैसी बातें कहनी पड़ गईं, और दयानिधि मारन के एक बयान से कैसे नॉर्थ वर्सेस साउथ की महिलाओं का विवाद खड़ा हो गया। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। Brought to you by गोल्डी मसाले। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पहले बात पाकिस्तान से लगे वेस्टर्न फ्रंट की, क्योंकि बीते कुछ दिनों से यहां संदिग्ध ड्रोन गतिविधियां देखी जा रही हैं। और ताज़ा घटनाक्रम 13 जनवरी की शाम का है, जब जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में कई संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन्स घुस आए। भारतीय सेना ने तुरंत उसका जवाब दिया। मीडियम और लाइट मशीन गन से फायरिंग हुई, जिसके बाद ये ड्रोन्स पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ लौट गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाम करीब 7 बजे ये ड्रोन्स राजौरी के चिंगुस इलाके में देखे गए। फिर करीब आधे घंटे के बाद ड्रोन जैसे 2 ऑब्जेक्ट्स धरीधरा गांव में स्पॉट किए गए। फायरिंग के बाद ये भी लौट गए। इससे पहले 11 जनवरी को सांबा, राजौरी और पुंछ में ड्रोन्स देखे गए, यानी 48 घंटे के भीतर 2 बार। चिंता बढ़ाने वाली बात तो है, सतर्क रहने वाली बात तो है। ये ड्रोन्स किस तरह के हैं, अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी इस पर नहीं आई है। हालांकि डिफेंस सेक्टर कवर करने वाले पत्रकारों के मुताबिक ये ड्रोन्स क्वाड कॉप्टर्स टाइप के हैं। क्वाड कॉप्टर्स यानी कि छोटे यूएवीज, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तुर्की और चीन की मदद से बने इन्हीं यूएवीज का इस्तेमाल पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था। जानकारों का ये भी कहना है कि ये ड्रोन्स कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, इसलिए इन्हें डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कस्टम मिलिट्री ग्रेड के ये ड्रोन्स हथियार ड्रॉप करने के लिए परफेक्ट होते हैं, जैसा कि 9 जनवरी को सांबा के पलूरा गांव में देखा गया, जहां एक ड्रोन के जरिए 2 पिस्टल, 3 मैगजीन, 16 राउंड और 1 ग्रेनेड ड्रॉप किया गया था। इधर भारत का रिस्पॉन्स सॉलिड रहा है। काउंटर ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट किए गए, ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च किए गए, कहीं किसी नुकसान की खबर नहीं आई। और इसी बीच भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान आया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। ये वक्त जो है हमारा 15 जनवरी और 26 जनवरी के काफी पास का वक्त है। इस वक्त जो होता है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक खौफ में रहता है कि कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। तो ये जो ड्रोन्स अभी हमने देखे हैं, ये बहुत छोटे ड्रोन्स हैं। ये लाइट ऑन करके आते हैं, ये बहुत हाइट पे नहीं जाते हैं, और ये बहुत ही कम देखे गए हैं। जैसे 10 के आसपास तकरीबन 6 से 7 देखे गए थे, 11 और 12 तारीख को 2 से 3 देखे गए हैं। तो ये जो ड्रोन थे, ये मैं समझता हूं कि डिफेंसिव ड्रोन थे, जो कि ये ऊपर आके देखना चाहते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कि वो ये भी देखना चाहें कि कोई कहीं गैप तो नहीं है, इंडियन आर्मी में कोई ढिलाई तो नहीं है, कोई गैप हो जहां से वो टेररिस्ट वहां से भेज सके। तो मेरे ख्याल से उनको उसका नेगेटिव जवाब भी मिला होगा। उन्होंने देखा होगा कि आज की तारीख पे कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसे गैप्स नहीं जहां से वो भेज सकें। लेकिन ये जरूर है, आज जो हमारी डीजीएमओ स्टॉक हुई है, उस स्टॉक में इसके बारे में जिक्र किया गया है और उनको बताया गया है कि ये हमें मंजूर नहीं है और कृपया करके इस पे लगाम लगाइए। हालांकि इस बीच चिंता बढ़ाने वाली कुछ और खबरें भी आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा और खालिस्तानी आउटफिट्स ने पैराग्लाइडर्स और हवाई हमलों से जुड़े दूसरे उपकरण हासिल कर लिए हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस डेवलपमेंट को लेकर के चिंताएं जाहिर की हैं, क्योंकि इनसे हवाई खतरों का दायरा बढ़ जाता है। पैराग्लाइडर्स रडार की पकड़ में मुश्किल से ही आते हैं। ये जानकारी तो पहले ही आ चुकी है कि आतंकी कैंप्स में पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जानकारी ये भी आई है कि इन्हीं कैंप्स में जेन-ज़ी आतंकियों को भी तैयार किया जा रहा है, यानी ड्रोन, पैराग्लाइडर्स, हथियारों के जखीरे
और नए लोगों का, नौजवानों का एक खतरनाक, नौजवान आतंकवादियों का एक खतरनाक पैटर्न, ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है और भारत की इसको लेकर के तैयारी क्या हो सकती है, जानकारों से सुनते हैं। और ये ड्रोन्स आ रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर साइड से, और इंडियन आर्मी ने कई सारे ड्रोन्स को गिराने की कोशिश की। हमारे जो काउंटर यूएस सिस्टम्स है वो एक्टिवेट किया गया है इन ड्रोन्स को अटैक करने के लिए। और जब मैं कुछ खास सोर्सेज से बात कर रहा था, उनका ये मानना है कि ये जो ड्रोन्स आ रहे हैं वो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग कर रहे हैं हमारे पोजीशंस का, जो कि आगे चल के पाकिस्तान को अटैक करने में मदद कर सकती है। इस तरह की जो मैपिंग कर रहे हैं वो पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स मैप कर रहे हैं, फिज़िकल लोकेशंस मैप कर रहे हैं हमारे इंडियन बेसिस के। इसीलिए हमारी जो सेना है पूरी तरह तैनात है उस ड्रोन इंट्रूजन्स को लेके, और उनको इंटरसेप्ट करने की लगातार कोशिशें किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी चुनौती की, ईरान से जो पैदा हुई। सबसे पहले भारतीय संदर्भ में सबसे ताज़ा अपडेट, ईरान के मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। कहा कि कमर्शियल फ्लाइट समेत सभी उपलब्ध साधनों से ईरान छोड़ दें। इसके अलावा प्रदर्शन वाली जगहों से दूर रहने, ईरान में भारतीय दूतावास से संपर्क बनाए रखने और किसी भी तरह के घटनाक्रम पर नज़र बनाए रखने को कहा गया है। अब भारतीय संदर्भ में कुछ और बातों का जिक्र ज़रूरी हो जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐलान कर चुके हैं कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उस पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा, यानी ईरान से दोस्ती की कीमत चुकानी पड़ेगी। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप का उद्देश्य ईरान को घेरना तो है ही, साथ ही रूस और चीन जैसे ईरान के सहयोगियों और अमेरिका के प्रतिद्वंदियों को भी काउंटर करना है। और भारत के भी इसके जद में आने की आशंका खड़ी हो गई है। कम से कम भारत की विदेश नीति के लिए दुविधा तो खड़ी हो ही गई है, क्योंकि ईरान के साथ भारत का रिश्ता सिर्फ व्यापार का नहीं है, स्ट्रेटेजिक भी है। एनर्जी, कनेक्टिविटी और ब्रिक्स के जरिए मल्टीलेटरल लेवल पर ग्लोबल साउथ की लीडरशिप की भी बात है। पहले हम ट्रेड से बात शुरू करते हैं। भारत ईरान से बहुत कुछ मंगाता है। पहले कच्चा तेल इसका सबसे बड़ा हिस्सा था, लेकिन अमेरिकी सैंक्शंस के बाद, अमेरिकी पाबंदियों के बाद वो कम हो गया। फोकस तेल से इतर दूसरी वस्तुओं पर शिफ्ट हो गया। इधर ईरान भारतीय चावल का बहुत बड़ा खरीदार बन गया। आंकड़ों के मुताबिक ईरान को किए गए भारतीय निर्यात में चावल का हिस्सा 2/3 हो गया। इस तरह से भारत ईरान का सबसे बड़ा चावल सप्लायर बन गया। और अब हालत ये है कि ट्रंप के टैरिफ थ्रेट की वजह से ये निर्यात अचानक से थमसा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय किसानों और निर्यातकों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पहले के पेमेंट्स फंस गए हैं और आगे की डगर थोड़ी मुश्किल नज़र आ रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि ईरान के साथ ट्रेड और कम हो सकता है। अब डिप्लोमेटिक दुविधा की बात करते हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची को इसी महीने भारत आना था। 1 साल के भीतर ये उनका दूसरा भारतीय दौरा होता। पिछला वाला मई 2025 में हुआ था, जब ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनज़र भारत ने ईरान से डिप्लोमेटिक सपोर्ट मांगा था। खबरों के मुताबिक अब्बास अरागची का ये दूसरा दौरा या तो रद्द हो सकता है या फिर आगे बढ़ाया जा सकता है। जानकार इसकी वजह ट्रंप को ही बता रहे हैं। और इस पूरे डेवलपमेंट को ब्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में भी देखना रोचक हो जाता है। भारत को इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करनी है। ईरान को ब्रिक्स की फुल मेंबरशिप दी जा चुकी है। इधर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भले ही कह चुके हैं कि ब्रिक्स ग्लोबल शॉक्स को आसानी से झेल सकता है, लेकिन एक ट्विस्ट तो इसमें है ही। ट्रंप ब्रिक्स को अमेरिकी चौधराहट के खिलाफ एक बड़े खतरे के तौर पर देखते हैं। बीते वर्षों में आए उनके बयान इसकी तस्दीक भी करते हैं। उनकी कोशिश ये रही है कि ब्रिक्स देशों को अलग थलग किया जाए, उनके आपसी सहयोग को रोका जाए, एक अविश्वास पैदा किया जाए। जानकारों के मुताबिक किसी वजह से भारत के लिए डिप्लोमेटिक दुविधा तो पैदा हो गई है। भारत के सामने अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील तो है ही साथ क्रिटिकल मिनरल्स, न्यूक्लियर सेक्टर, डिफेंस और टेक जैसे एडवांस क्षेत्रों में भी अमेरिका का साथ चाहिए। यानी अमेरिका के साथ अच्छे संबंध, लेकिन ईरान को भी छोड़ा नहीं जा सकता। ट्रेड है ईरान के साथ वो बहुत लिमिटेड हो गया, स्पेशली जब से हमने वहां से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है, जो पिछले एडमिनिस्ट्रेशन के समय हुआ था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ, इम्पैक्ट जरूर होगा, लेकिन इतना कोई ज्यादा ट्रेड नहीं है जितना हम पे इम्पैक्ट होगा। रहा 25% टैरिफ का सवाल, तो देखिए अभी तक मेमो हमने देखा नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप पहले भी इन चीजों को अनाउंस कर चुके हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि कुछ
120% टैरिफ्स ऑन फर्नीचर्स और बाकी चीजें, वो भी उसके भी मेमो आज तक हम देख नहीं पाए, और एक्सेप्शन यूजुअली मिल जाता है, ऐसा हमने देखा है। तो हाँ, ये 25% जो टैरिफ है, यस, ये चीजें कॉम्प्लिकेट कर सकता है, लेकिन हमारा इतना कोई बड़ा ट्रेड नहीं है ईरान के साथ कि हमें वी कैन ऑब्वियसली सस्पेंड एंड रीवैल्यूएट। दूसरी चीज मुझे लगता है 25% टैरिफ कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा हर्ट करेगा चाइना को, क्योंकि उनका $400 बिलियन का एक एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट ईरान के साथ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं 25% टैरिफ लगा के। और जहां तक ब्रिक्स के अध्यक्ष का सवाल है, देखिए, ब्रिक्स को प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल लाइक नहीं करते। अगर आप ब्रिक्स की जो जितने भी नेशंस हैं उनको देखें, जो लोगो रिवील हुआ उसमें नीचे अगर आप देखें, तो वो सारी कंट्रीज है जिनके साथ अमेरिका के फिलहाल संबंध अच्छे नहीं है। चाइना, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील। तो ये थोड़ा आई थिंक इंडिया को डेलिकेटली बैलेंस करना होगा। ईरान के संदर्भ में खतरे स्थानीय भी हैं। मसलन चाबहार पोर्ट, ये ईरान का एक स्ट्रेटेजिक बंदरगाह है जिसमें भारत का अच्छा खासा निवेश लगा हुआ है, क्योंकि ये भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC के जरिए रूस और पश्चिमी यूरोप तक पहुंच देता है। चीन पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉरिडोर की कार्ड भी है। एंटी पाकिस्तान तालिबान सरकार के साथ भी भारत के तार को ये जोड़ता है। भारत इस साल चाबहार में अपनी प्रेजेंस और बढ़ाने वाला था, नए प्रोजेक्ट्स, ज़्यादा ऑपरेशंस, लेकिन ट्रंप की मनमानी से ये मोमेंटम धीमा पड़ सकता है। यानी अब ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के लिए भी एक बड़ा परीक्षण है, एक बड़ा टेस्ट है। जानकारों का कहना है कि भारत को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। बाकी वक्त बताएगा, जो भी बताएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। TMC वर्सेस ED के घमासान पर कलकत्ता हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। एक पक्ष कह रहा है हमारा जो सामान जब्त किया है वो सुरक्षित रहना चाहिए, दूसरा पक्ष कह रहा है कि अरे हमने तो कुछ जब्त ही नहीं किया। TMC ने कहा IPAC की छापेमारी में कथित तौर पर जब्त डेटा की सुरक्षा हो। ED की ओर से पेश हुए ASG SV राजू बताया कि 8 जनवरी को छापेमारी में ED ने दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया। पंचनामे में भी जब्ती ना होने की बात बताई, किसी डेटा का बैकअप बनाने की बात से भी इनकार किया। फिर ये भी कहा कि फाइलें और डिवाइस तो कथित तौर पर ममता बनर्जी ले गई थी। नतीजा, कोर्ट ने TMC की याचिका खारिज कर दी। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस शुभ्रा घोष की बेंच ने कहा, जब ED ने कुछ भी जब्त न करने की बात की है तो अब इस मामले पर सुनवाई के लिए कुछ नहीं बचता है। उधर ED की तरफ से ममता बनर्जी के खिलाफ CBI जांच की मांग को लेकर के याचिका लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने स्थगित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही याचिका लगाई जा चुकी है, गुरुवार को इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सुनवाई होगी। तमिलनाडु में जहां महिलाओं को पढ़ने के लिए कहा जाता है, वहीं उत्तर भारत में उन्हें किचन में काम करने को कहा जाता है। ऐसा कहना है DMK सांसद दयानिधि मारन का। टू इंडिया की उन्होंने बात की। उत्तर भारत की महिलाएं बनाम दक्षिण भारत की महिलाएं, बयान आया तो विवाद खड़ा हो गया। NDA ने कड़ी निंदा इसकी की। तमिलनाडु BJP के अध्यक्ष तमिलिसाई सुंदरराजन बोली, हम अपनी महिलाओं का गुणगान कर सकते हैं लेकिन दूसरी महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते। तमिलनाडु की बहनें भी ये स्वीकार नहीं करेंगी कि दूसरी महिलाओं को अपमानित किया जाए। वहीं केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भी आलोचना की, इसे एक राजनीतिक बयान बताया। हुआ यूं कि दयानिधि मारन चेन्नई के एक सरकारी महिला कॉलेज के कार्यक्रम में गए हुए थे। लैपटॉप वितरण चल रहा था। वहाँ उन्होंने मंच से कहा कि हमारी लड़कियों को लैपटॉप के साथ आत्मविश्वास और गर्व महसूस करना चाहिए, चाहे वे इंटरव्यू देने जाएं या पोस्ट ग्रेजुएशन करें। ये आत्मविश्वास तमिलनाडु में है, जहाँ हम लड़कियों से कहते हैं कि पढ़ो और लगातार पढ़ो। फिर बोल पड़े, उत्तर भारत में क्या कहा जाता है, लड़कियों काम पर मत जाओ, घर पर रहो, रसोई में रहो, बच्चा पालो, यही तुम्हारा काम है। हालांकि DMK के नेता TKS एलंगोवन ने 4 बार के सांसद मारन के बयान का बचाव किया। वो बोले कि उनकी पार्टी महिलाओं की तरक्की के लिए हमेशा से काम करती रही है, जबकि उत्तर भारत में कोई भी महिलाओं की लड़ाई नहीं लड़ता है। अब BJP हमलावर है। BJP नेता तिरुपति नारायण ने तो ये तक कह दिया कि उनमें कॉमन सेंस नहीं है। मामला नॉर्थ वर्सेस साउथ का बनाया जा रहा है और महिलाओं की स्थिति वर्सेस समाज का दुराव जैसी बातें भी चल रही हैं। भरपूर पॉलिटिक्स होने के आसार हैं। देखिए क्या होता है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।